मिला जुला सा ही है। ओके। गाड़ी को लेके अच्छा है, बट जो इनकी सर्विसेज है ना, तो थोड़ा सा भाई बुरा लग सकता है तन्नू भाई, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। हाँ। बस 80 पे ही चलाने की है भाई गाड़ी तो। 120 पे चलाओगे तो फिर तो ये मेरे ख्याल से यार सर्विस तो मतलब परेशान करने वाला ही है इसमें। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपेंद्र और दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का, ठीक है। क्योंकि ये इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ जो कि अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को 64,000 किलोमीटर चला चुके हैं। और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन सी है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आजकल ना थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि हमें मतलब इंडियन कंज्यूमर्स को ना फोर्स किया जा रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होने के लिए। ब्रांड्स जो है वो भी लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक लॉन्च करने में। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंफ्रा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। साथ ही मारुति जो है वो भी फाइनली इस इलेक्ट्रिक की दौड़ में कूदने ही वाला है। हाल ही में उन्होंने अनवील की थी अपनी ग्रैंड विटारा ईवी, हमने उसका वीडियो भी बनाया, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। क्रेटा जो है वो भी ईवी अवतार में आ चुकी है। और साथ ही जितने भी ब्रांड्स हैं जो पहले झिझक रहे थे कि हम ईवी नहीं लेकर आएंगे, वो भी अब ईवी में कूद पड़े हैं। जो प्योर ईवी ब्रांड्स हैं जैसे कि BYD यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, टेस्ला भी इंडिया में आने के लिए उत्सुक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता ही हैं भाई। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं क्या आपको ईवी लेनी चाहिए तो क्या, क्यों लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे साथ है आज अभिजीत भाई, अभिजीत AKA तन्नू, आइए। हेलो गाइस। और भाई ये अभिजीत जी है ना, ये गाड़ी चला चुके हैं 64,000 एक इलेक्ट्रिक। और क्यों चला चुके हैं, क्यों ली ईवी, ये सारी बातें यही बताएंगे आज। ये बड़े उत्सुक थे अपनी गाड़ी के बारे में बताने में, तो पहले इनकी गाड़ी के पास चलते हैं। तो अभिजीत भाई, आपकी गाड़ी जो है वो है एक टाटा नेक्सॉन ईवी, ठीक है। क्यों ली थी ये टाटा नेक्सॉन ईवी, मतलब क्या ऐसा क्या ज़रूरत थी कि भी नेक्सॉन ईवी लेनी है? मेरी एक्चुअली रनिंग काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली थी 4-5 हज़ार किलोमीटर मंथली। अच्छा, तो वही कैलकुलेट करके फिर हमने ली थी। ओके। तो अभी तक का एक्सपीरियंस तो कैसा है, मतलब अच्छा है? मतलब मिला जुला सा ही है। ओके। गाड़ी को लेके अच्छा है, बट जो इनकी सर्विसेज है ना उसमें काफ़ी मतलब प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल चीज़ें नहीं है, और अच्छा, काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। चलो फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब ईवी लेने का प्लान बनाया, वो आपने बता दिया कि बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है इसलिए बनाया। ईवी लेने का जब प्लान बनाया ना, तो वो क्यों, मतलब कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी आपने और किस किस गाड़ी के ऊपर ध्यान गया और क्या प्लान बनाया, मतलब भाई क्यों खर्च करने चाहिए आपको ये पैसे जो आपने इसके ऊपर खर्च किए? इतना कितना तेल खर्च कर दोगे भाई आप 5,000 किलोमीटर भी चला के? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे जो अपने को गाड़ी पड़ रही थी तो गाड़ी अपनी एक तो यही आ रही थी, हाँ, बाकी टियागो थी और टिगोर थी हाँ, ईवी में उस टाइम पे, और एक XUV 400 आई थी नई। हाँ, तो 400 का वही अपन ने रेंज वेंज टेस्ट देखा, आप लोगों का ही देखा था, तो मेरे को इसका थोड़ा सा सूटेबल लगा था। हाँ। और टियागो और टिगोर तो उसमें कंपैरिजन में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि 300 किलोमीटर प्रैक्टिकल पॉसिबल एवरेज थी नहीं। मुझे इतना एवरेज चाहिए ही था, क्योंकि चंडीगढ़ वगैरह का मेरा रेगुलर ट्रैवल अच्छा। रहता है, तो इसमें अप डाउन हो जाता है चंडीगढ़ का। चलो रेंज की तो बात भी अभी हम पूछेंगे भाई, हाँ। एग्जैक्ट इसने क्या रेंज दी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि जब आप गाड़ी लेने गए टाटा के पास, ठीक है, और नेक्सॉन का पूरा माइंड बना के गए थे वहाँ पे? नहीं, थोड़ा सा जैसे उस टाइम पे सब्सिडी भी मिल रहा था ना ईवी पे, तो अच्छा, वो कैलकुलेट किया मैंने कि भाई गाड़ी मुझे कितना कॉस्ट करेगी एक्स्ट्रा पेट्रोल फायदा है। वेरिएंट से डीजल, मतलब एक्चुअली मैं डीजल ही चला रहा था मेनली, तो डीजल वेरिएंट से कंपेयर किया तो ये उस टाइम पे मेरे को वैसे तो ऑन रोड पड़ रही थी 5-6 लाख रुपए महंगी पड़ रही थी, 6 के आसपास। ओके। बट फिर सब्सिडी वापस आई थी 2,84,000 समथिंग की, तो उसके एवरेजली जो निकला था ना 3 लाख 2.5 से 3 लाख के बीच में एवरेज आ रही थी, जो मेरे को ये कॉस्ट कर रही थी एक्स्ट्रा। डीजल हाँ, से? एज पर हाँ डीजल से। तो जो फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैं इसको कितने टाइम में अपना निकाल लूँगा जो पैसे एक्स्ट्रा निकाल पैसा, लेंगे। तो ये 2-2.5 साल के अंदर एवरेज मेरा कैलकुलेट हुआ था कि इतने टाइम में मेरा वो ओवरऑल कैलकुलेट हो जाएगा। तो भाई गाड़ी लेने के लिए पूरी कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। तो हो सकता है अभिजीत भाई जो है ना इंजीनियर हैं, इनका मैथ ज़्यादा अच्छा हो चुका है, आपका मैथ इधर उधर गड़बड़ा गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई अब ये बात तो हम अभिजीत भाई से जानेंगे, अब आगे बात करेंगे। लेकिन अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के फिर अच्छे से खुल के बात करते हैं AC चला के। बिल्कुल। तो भाई कैलकुलेशन की बात कर रहे थे ना, तो कैलकुलेशन ही बताता हूँ तुम्हें। तो थोड़ा सा भाई बुरा लग सकता है तन्नू भाई, ठीक है। एक तो आपने अभी तक 64,000 गाड़ी चला ली, डीजल के हिसाब से ना मैं कम से कम लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलाई है, तो 300 किलोमीटर की रेंज निकली है आपकी। उसकी वजह से आपको कई जगह लेट भी होना पड़ा होगा,
आपको थोड़ा लेट भी हुए होगे और टाइम का ध्यान रखना पड़ा होगा कि यार थोड़ा बहुत ऊपर 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा कहीं जाने के लिए, है ना, ये सब चीज़ें होगी। हाँ। डीजल अगर आप चलाते हैं उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, और 3 लाख रुपए का तेल आपका खर्च होता है अभी तक 18 किलोमीटर पर लीटर की अगर मैं माइलेज लेके चलूँ। हालांकि 80 पे चलते हैं ना डीजल में तो 20 प्लस माइलेज मिल जाती है। दूसरा 3 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा पे किए उसके ऊपर आपने ब्याज भी पे किया, इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि लोन लिया आपने इस गाड़ी पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो कुल मिला के अभी भी आप ब्रेक इवन पे नहीं आए हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इसमें? हाँ, अभी तो नहीं आया होगा। जो मैंने इंटरेस्ट वगैरह जो पे करा है वो तो अभी कैलकुलेट नहीं हुआ होगा उसके अंदर। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि मैंने 3 लाख रुपए समथिंग की सेविंग तो कर दी जो मैंने चलाया। बट उसमें प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। कि मुझे हर चीज़ को प्लान करके चलना पड़ेगा, और मुझे हमेशा ये कोशिश करनी होती है कि जो मैं चार्जिंग वार्जिंग करूँ ना, वो मैं करूँ अपने घर पे ही। क्योंकि अगर मैं उसको डीसी चार्जर वगैरह पे करता हूँ ना, तो फिर वो मेरा जो कॉस्ट है ना वो डीजल से भी महंगा ही पड़ जाएगा। और कुछ जो ज़्यादा फास्ट चार्जर है जैसे हाई वोल्टेज वाले हैं, 60 किलो वोल्ट वाले हैं, उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली मैं पेट्रोल की कॉस्ट में चला जाता हूँ। तो मैंने आज तक बहुत कम मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरी जो गाड़ी है मैं घर पे ही चार्ज करूँ और घर पे ही आ जाऊँ। तो तभी मेरे को ये जो रिजल्ट है ना फ्रूटफुल थोड़ा सा मिल रहा है, जो इतना पैसा बचा है। पॉइंट नंबर 2 तो यहीं से, सॉरी भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 ये है भाइयों कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो घर से अगर चार्ज करोगे ना तो ही सस्ती पड़ेगी। बाहर आपको 23 रुपये से लेके 24 रुपये तक के चार्जेस देने पड़ेंगे पर यूनिट, और जो कि बहुत महंगे हैं, और उस हिसाब से आपको डीजल से भी महंगी ये गाड़ी पड़ेगी। पेट्रोल से थोड़ी बहुत हो सकता है बराबर पड़े या सस्ती पड़े हल्की फुल्की, बट डीजल से आपको ये बहुत 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 महंगी पड़ने वाली है भाई गाड़ी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया भाई। और बताओ इसके गाड़ी डीसी चार्जर पे एवरेज भी कम हो जाती है गाड़ी की, 250-250 के आसपास चलती है, 300 टच नहीं करती। डीसी पे तो कभी नहीं टच किया मैंने जितनी बार भी करवाया। तो 80 पे चला के भी 80 पे चला के भी, हाँ। और बस 80 पे ही चलाने की है भाई गाड़ी। तो 120 पे चलाओगे तो फिर तो ये मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर भी नहीं पकड़ती। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि? हाँ, मैं एक बार जा रहा था तो थोड़ा सा गाड़ी वाला था एक मेरिडियन वाला, उसके साथ रेस लगा ली मैंने। मैं करनाल से निकला था, तो अम्बाला तक ही पहुंचा था, मेरी 60% बैटरी ड्रेन हो गई। फिर मुझे दिख रहा कि मुझे चंडीगढ़ भी पकड़ना है, ये तो नहीं पकड़ने देगा। 55 किलोमीटर रह रहा था, 70 किलोमीटर चला था बस में। तो बस फिर मैंने उसको जाने दिया, मैं कहा भाई तू जीत गया। तो ऐसा तो नहीं रुके। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको वेट कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। जो मैंने ये बताई है ना आपको 300 की माइलेज, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरेज 2 बंदे अगर आप कैलकुलेट करोगे ना एवरेज वेट के, तो ही इतनी एवरेज देगी। मैं क्योंकि 120 में मेरा वेट है, और मेरे साथ लगेज वगैरह रहता ही हमेशा, तो 140 किलो के आसपास कैरी करता हूँ मैं ऑल टाइम जो वेट रहता है। तो उस वेट पे ये इतनी एवरेज दे रही है। अगर मान लो मैं इसमें 4 बंदे बिठा दूंगा ना, तो जो वो है ना एवरेज, वो उसी हिसाब से कम हो जाएगी, ड्रास्टिकली डिफरेंस आता है। और यस, पॉइंट नंबर 3, 4 जो भी है भाई, तुम्हें वेट का भी ध्यान रखना है कि कितने लोग गाड़ी में जा रहे हैं, कितना लगेज है, उस हिसाब से भी माइलेज जो है, रेंज जो है वो वेरी करेगी। और बताओ तन्नू भाई। और भाई मतलब ये गाड़ी प्राइमरी नहीं हो सकती आपकी कभी भी। ना मैं इसके साथ कभी, मतलब मेरे को कभी फैमिली ट्रैवल करना है, वीकेंड्स वगैरह पे अगर मान लो कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो इस गाड़ी में नहीं प्लान कर सकता मैं भाई। ये भी मेन पॉइंट है कि ये कभी प्राइमरी गाड़ी नहीं हो सकती, ये सेकेंडरी गाड़ी रहेगी। कोई और गाड़ी अगर घर में, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि तन्नू भाई कहीं बाहर से आए, एकदम से घर पे पहुंचे हैं, गाड़ी का बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी है, और घर में कुछ भी इमरजेंसी है, कोई भी बात है कि हमें एकदम से कहीं जाना है, मार्केट जाना है या कहीं भी जाना है, तो आप इस गाड़ी को लेके ही नहीं जा सकते भाई, आपको दूसरी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो ये एक इशू है ईवीज़ के साथ। अब तनु भाई एक चीज़ बताओ, जो ये कॉस्टिंग आपने पैसा जो लगाया सब कुछ है, ठीक है, मतलब ओवरऑल आपका, मतलब आपको क्या लग रहा है, मतलब कि कैसा, मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी को लेके? ओवरऑल गाड़ी को लेके मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, बट जो सर्विस ड्राइवेबिलिटी की बात नहीं कर रहा मैं। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल इस जो पॉइंट ऑफ व्यू, देखो आपने पैसा बचाने के लिए ही ली थी गाड़ी, कहाँ मतलब माइंड है आपका, पैसा बचा? मैं तो बोलूँगा कि बचा। कितना, कैसे बचा? मतलब अगर मैं बोलूँ, मान लो मैं गाड़ी, देखो गाड़ी में अप्रोक्सीमेटली उसी रेंज में ही लेता जो मुझे गाड़ी लेनी थी, ठीक है, और उस रेंज के हिसाब से अगर मैं मान लो आज के टाइम पे डीजल में ट्रैवल कर रहा होता, तो वो जो 3-3.5 लाख रुपए जो मतलब मेरा अभी जो पेट्रोल डीजल पे लगा है, अच्छा, तो वो तो एटलीस्ट मेरा सेव ही है।
अच्छा, आप तब भी मतलब 17-18 लाख रुपए की ही गाड़ी लेते हैं? हाँ, गाड़ी मेरे को, मैं उस रेंज में ही था। अच्छा, इवन तो मैंने अभी भी ली है, तो इस मैंने, हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं हाँ आप। हाँ, मैं गाड़ी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। ये नेक्सॉन डीजल या नेक्सॉन ईवी में नहीं कर रहे, फिर ये गाड़ी भी अपग्रेड करते, हाँ, कोई ऐसी गाड़ी लेते हैं जो 17-18 लाख रुपए की डीजल हाँ, होती, उस हिसाब से तो भाई फिर ठीक ही चल रहा है। मैं तो नेक्सॉन डीजल लेते तब की बात कर रहा हूँ। नेक्सॉन डीजल के हिसाब से तो अगर मैं मान लो टॉप वेरिएंट पे जाऊंगा तो फिर तो मुझे उस टाइम सब्सिडी का सीन था ना। हाँ, तो सब्सिडी मुझे मिल गई आपको, सब्सिडी तो वो मिल गई मेरे हो गया, को, वो अब नहीं है। तो अब वो है नहीं। तो अभी के लिए तो अगर मैं बोलूँगा तो मेरी जैसी अगर रनिंग भी होगी तो मेरी जो कॉस्ट कैलकुलेशन होती 4 या 5 साल में जाके पूरी होती है वो। अभी तो ठीक है, वो सब्सिडी के चक्कर में 2 साल में हो गई मेरी अप्रोक्सीमेट पूरी। नहीं तो ये सबसे बड़ा अभी जो इन्होंने बंद करी, उस टाइम आरटीओ का भी कुछ बेनिफिट मिला था मेरे को, वो आरटीओ पे भी बंद कर दिया अभी इन्होंने। अब हरियाणा में मैं बता देता हूँ भाई अपने दर्शकों को सबको कि हरियाणा में जो है वो 40 लाख से 70 लाख के बीच की जो एक्स शोरूम की गाड़ी है ना, उन पे सब्सिडी है 15% की, और वैसे सब पे, सारी ईवीज पे रोड टैक्स पे आपको 2.5% ही लगेगा, 10% के बजाय या 8% के बजाय, और छोटी जो गाड़ियाँ उस पर 2% लगेगा। ठीक है, अगर आप लग्जरी ईवी ले रहे हैं तो 2.5% लगेगा। तो ये कैलकुलेशन अब आपकी बनेगी यहाँ पे। बाकी अब बात करते हैं सर्विसिंग की। सो तनु भाई, सर्विस का क्या वो है, अब सर्विस पे आ जाते हैं, क्योंकि सर्विस की कॉस्टिंग लोगों को नहीं समझ में आ रही। ईवी में बेसिकली सर्विस होती क्या चीज़ है? यार सर्विस तो मतलब परेशान करने वाला ही है इसमें। अच्छा, मतलब मैं जैसे डीजल यूज़ कर रहा था ना, तो उन गाड़ियों में मेजरली 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती थी। ठीक है, मान लो दूसरी गाड़ियों पे भी जाओगे, किसी में 10,000 रुपये है, इसकी यार 7500 रुपये पे 7500 किलोमीटर पे बुलाते रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो सामने क्लस्टर में आती है या आपको? क्लस्टर में आ जाती है, क्लस्टर में दिखती है। हाँ, कॉल वॉल तो खैर मेरे पास आज तक आया नहीं सर्विस के लिए कभी भी। अच्छा, तो आप क्लस्टर के हिसाब से क्लस्टर में आता है, वो क्लस्टर में दिखाता है और वो 7500 किलोमीटर पे आ जाता है। अच्छा, हाँ, तो क्या कॉस्टिंग आ रही है आपकी इसकी? कॉस्टिंग में मेरे ख्याल से कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं बोलता, वही 2-2.5 हज़ार के आसपास बैठती है। अच्छा, तो आप ये लगा लो कि अगर 15,000 किलोमीटर के हिसाब से डालोगे तो आप 5,000 के आसपास आपकी कॉस्ट आ ही जानी है। ठीक है, वो नॉमिनल है, वो तो हाँ, वो कोई ज़्यादा नहीं है। बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जिस हिसाब से मतलब मेरा एक बार तो मैं बैटरी भी चेंज करा चुका हूँ इसकी, मेन जो बैटरी है, मेन बैटरी भी। अच्छा, उसमें बीच में प्रॉब्लम आने लगी थी, ये एकदम से ड्रेन हो जाती थी बैटरी 2 साल के अंदर ही। 2 साल के अंदर तो ये कब हुआ ये ऐसा? ये अप्रोक्सीमेट हो गए इसको 6 से 7 महीने हो गए। मतलब 1.5 साल में आपकी बैटरी? 1.5 साल के अंदर मेरी बैटरी मतलब ड्रेन आउट होना शुरू हो गई थी 30% के बाद ना। अच्छा, एकदम से ही गिर जाती थी और माइलेज बहुत कम ही हो गया था। मतलब आप ये लगा लो कि 250-250 पकड़ना तो मतलब इतना मुश्किल हो गया था बिल्कुल ही। अच्छा, सेम स्पीड पे 70-70 पे भी चलाता था। उसके बाद इन्होंने बैटरी तो चेंज कर दी, बट मेरे को मेरी मेन बैटरी जो स्टार्टिंग में मैंने ली थी, जो एवरेज मिलती थी ना, हाँ, आज तक वो अभी इस पे दोबारा से नहीं मिलती है मेरे को। न्यू बैटरी पे मतलब वो न्यू बैटरी पे भी नहीं। अब मेरे को वही 80 की जगह पे 70 पे ड्राइव करनी पड़ती है। अच्छा, 300 टच करने के वारंटी लिए। में जब चेंज कराई तो कोई प्रॉब्लम आई थी नहीं, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई। उन्होंने बस मेरे से टाइम टेन्योर लिया कि भाई सर ऑर्डर करनी पड़ेगी, इतना टाइम लगेगा। 5-6 दिन तो उन्होंने गाड़ी खड़ी रखी अपने पास पहले। फिर मैं बोला जब तुम्हारी बैटरी आ नहीं रही तो तुम गाड़ी खड़ी करके क्या कर रहे हो भाई, मेरे को दे तो लो। मैं कम से कम चला लूँ, छोटे ट्रैवल पे तो चला ही लूँगा। फिर मैं उनसे गाड़ी लेके आया। 10-15 दिन बाद उनका फिर फ़ोन आया कि सर बैटरी आ गया, बैटरी चेंज करवा लो। बैटरी फिर उन्होंने अपना चेंज करवाई। अब उसके बाद बट फिर वो जो पहले वाली बात है ना, वो नहीं लग रही। मैंने तो इवन दो टोका भी था उनको कि भाई छोटे वाली बैटरी तो नहीं लगा दी। अच्छा, नहीं छोटी तो खैर नहीं लगाई होगी, बट ये इशू रहेगा कि जब आप कोई दूसरी बैटरी मतलब बैटरी जब चेंज होंगे, सेल चेंज होंगे, तो हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस हो सकता है कि बढ़ के आए, ज़्यादा अच्छी भी आ जाए, ज़्यादा खराब भी आ जाए। जो आपने पॉइंट बोला ना सेल्स वाला, हाँ, तो मैंने वही पुटअप किया था क्वेश्चन कि आपने सेल बदले हैं कि बैटरी बदली है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि पूरा बैटरी का सेटअप चेंज हुआ है, पूरा ही चेंज हुआ। और इवन दो उसने इनवॉइस दिखाया था मेरे को, आई थिंक 5.5 लाख समथिंग का कोर्स था उस बैटरी का। तो भाई लो नेक्सॉन ईवी की बैटरी की कॉस्टिंग भी लगभग बताई दी, 5.5 लाख रुपए की इसकी कॉस्टिंग है इस गाड़ी की। तो ये सर्विसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका थोड़ा मिक्स रहा, मतलब नॉर्मल। हाँ, अब मतलब ऐसा हो गया कि अब मैं इसको बठिंडा नहीं लेके जाता। अच्छा अब कहाँ चला रहे हो इस गाड़ी अब को? मैं जैसे चंडीगढ़ जाना है, हाँ। चंडीगढ़ वगैरह ही जाता हूँ इधर ही, और दिल्ली मतलब दिल्ली नोएडा भी लेके जाता था, पर मैं अभी वहाँ पे भी बंद कर दिया इसको लेके जाना। उधर क्या हुआ था, मैं एक बार लेके चला गया। हाँ। मैं बिल्कुल उस पे था, वर्ज पे था, अप्रोक्सीमेटली 15% बैटरी थी। हाँ। तो वहाँ पे फिर मैं ये नेहरू प्लेस की बात है, नेहरू प्लेस के नियर बाय था। फिर मैंने वहाँ पे चार्जर्स ढूंढे चार्ज करने के लिए गाड़ी, और मैं बहुत रिलैक्स था कि भाई मिल जाएगा, दिल्ली है तो मिल जाएगा। मैंने 6 से 7 चार्जर
एक्सप्लोर किए। मेरी गाड़ी, मैं उस दिन ना मैंने नेट पे चेक करके हाँ अलग अलग मेक्स ढूंढे कौन कौन सी के चार्जर आते हैं। हाँ इलेक्ट्रीफाई फ्री का था, वोल्ट के थे, और टाटा का नहीं, टाटा का तो लास्ट में टाटा वाला बेचारा चला था, हाँ और 2-3 और थे चार्जर। हाँ मैं मतलब लास्ट ना 5% पे आ गया था, और मेरे को ये हो गया था आज मैं फंस गया, बुलाने पड़ेंगे फिर RSA वाले, हाँ। और मैं 3-4 घंटे फिर ख़राब होंगे, अच्छा, क्योंकि वो तो RSA वाले तो कभी टाइम पे नहीं पहुंचते इनके। इनकी तो प्रॉब्लम है ही यार ऐसे। तो फिर मैंने वहाँ पे सारे के सारे वो चार्जर, कोई बंद मिल रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है, हाँ। बहुत सारे कंप्लेंट करके फिर मैंने, मतलब टाटा के भी चार्जर थे उसके अंदर जो हाँ। लोकेशंस पे लगे हुए थे, बेसमेंट वगैरह में नहीं चल रहे थे। हाँ। फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, टाटा का शोरूम ढूंढा पहले। अच्छा, शोरूम गूगल पे सर्च किया, शोरूम में गया, शोरूम पे भी वहाँ पे उनकी खुद की गाड़ी लगी हुई थी। उन्होंने वहाँ भी 1-1.5 घंटा मेरा ख़राब करवाया कि नहीं सर ये चार्ज होएगी पहले। फिर मैंने वहाँ से लेके उसके बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी चार्ज करी वहाँ पे, और वो पेड चार्जर था, उस पे लगा के बैठे थे वो अपनी गाड़ी, ओके। जो बाहर लगते होते हैं। सो भाई ये है एक सबसे मेन पॉइंट एक और, ठीक है, इंफ्रा। तो यहाँ इंफ्रा जो है ना वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, ब्रांड्स भी कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत 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 गैप है। आज भी जो है ना, जो चार्जर्स हैं हो सकता है वो ना चल रहे हों, जाओगे तो कोई और गाड़ी आपको मिलेगी ढंग से, आपको ऐप पे पता नहीं लगेगा कि वहाँ पे कोई गाड़ी लगी हुई है, आपको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। तो ये एक इंफ्रा का इशू यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो भाई तन्नू भाई ने, अभिजीत भाई ने ना काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब एक ओवरऑल तन्नू भाई ये बता दो कि ये सब चीज़ें मिला के इतने साल गाड़ी चला ली, 64,000 किलोमीटर चला ली, ठीक है, और आपने डीजल भी चलाई है आज तक, पेट्रोल्स भी चलाई हैं, अब आपने ईवी भी चला ली, ठीक है, सब कुछ चला लिया आपने। अब आपका क्या बोलता है मन कि सामने वाले को आप क्या कहोगे कि गाड़ी लेनी चाहिए, ईवी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? मैं तो बोलूँगा नहीं लेनी चाहिए, अगर आपकी पहली कार है तो। अच्छा। अगर आप इसको एज अ सेकेंडरी यूज़ करना चाह रहे हो हाँ कि हाँ, तो आपके लिए बेनिफिट है, तो आप, ठीक है। और वो भी तब है जब आपका एक फिक्स ट्रैवल हो, हाँ कि आपको मान लो एक जगह जाना है और आपको वापस आना है, हाँ और आपको घर पे ही चार्जिंग लगानी है, ठीक तभी है। इसी का बेनिफिट है। और बहुत लोग बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हाँ बट अगर आप उस इंफ्रा पे ही चार्ज करना शुरू करोगे गाड़ी को, और दो गाड़ी एवरेज नहीं देगी, हाँ उसके बाद जो आपका कॉस्टिंग है आप वही पेट्रोल के कॉस्टिंग में चले जाओगे, राइट। क्योंकि आइदर डीजल के में जाओगे, ज़्यादा फास्ट चार्जर पे जाओगे तो आप पेट्रोल के कॉस्ट में आ जाओगे। ठीक तो है। जब उसी कॉस्ट में जाना है और आप एक पैसा जो लगा रहे हो उससे कम पैसा देके आपको पेट्रोल का ही अगर टॉप वेरिएंट मिल जा रहा है, हाँ तो फिर बेटर है ना, फिर आप उधर जाओगे 5-6 लाख रुपए फालतू दे के, और आपकी गाड़ी की रनिंग नहीं है अननेसेसरी। अगर रनिंग, बिना रनिंग के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, 4-5 हज़ार किलोमीटर रनिंग नहीं है ना गाड़ी की, तो गाड़ी लेने का फ़ायदा ही नहीं है, भूल जाओ, छोड़ दो। अगर 4-5 हज़ार किलोमीटर रनिंग है तभी लेने का फ़ायदा, और वो भी तब जब आप 200-300 किलोमीटर के अंदर अंदर, जो आपकी रेंज है ना गाड़ी की, उसी रेंज के अंदर अंदर ट्रैवल कर रहे हो, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल रेंज है उसी में ट्रैवल कर रहे हो और घर ही चार्ज कर रहे हो, तभी इसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा तो यही फीडबैक है, बाकी आगे तो मैं तो खुद ही अभी दूसरी गाड़ी के लिए ही प्लान कर ही रहा हूँ खुद भी। अब इसको ईवी ही या नहीं नहीं, ईवी तो अच्छा, नहीं ईवी को त्यागना चाहते हो? ईवी तो अब त्यागेंगे। तो भाई ये तन्नू भाई ने लगभग सारी बातें बता दी हैं। अब मैं भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप ज़्यादातर ना सिटी कार अगर ईवी हो ना तो वो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है, उसके लिए आप जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, इंटर स्टेट जा रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बहुत कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तब आप ईवी जो है ले सकते हैं। घर में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और फिर एक ईवी लेना चाहते हैं कि थोड़ा एनवायरनमेंट को बचाने के, थोड़ा अच्छा दिल है आपका एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो वो भी आप कोशिश कर सकते हो। उस पर भी आजकल तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि भाई एक ईवी बनती है तब तक ही इतना एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाता है, बैटरी कहाँ जाएंगी, ये वो 50 बातें हो सकती हैं, वो आप खुद डिसाइड कीजिए, वो हमारा काम नहीं है। तो हमें लगता है कि ईवीज़ जो है वो आपकी प्राइमरी कार आज भी नहीं हो सकती हैं। तो यही हमारा फीडबैक है, यही तन्नू भाई का फीडबैक है। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।